दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आए। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वह मेमोरी को लेकर हो जाएगा। मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे वर्क करती हैं, और इनके एमसीक्यू भी देखेंगे लास्ट टाइम पर। तो आज हमारे साथ आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए और देखेंगे, हम जानेंगे मेमोरी क्या है। तो आइए, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हर क्लास में आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए आप लोग ना तो क्लास को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जितने व्यूज आती हैं उससे आधे से भी आधे लाइक आते हैं, और सब्सक्राइबर तो पूछिए नहीं बिल्कुल। आप लोग देखिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करके मैं ये कंटेंट, डेली कंटेंट बना के ला रहा हूँ। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं आपके लिए क्लास ऐसे ही लेकर आता हूँ। बस आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ हमारे एमपी हाई कोर्ट की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है, हमारा मेमोरी है। मेमोरी को जान लेते हैं थोड़ा सा सरल शब्दों में। आखिरकार मेमोरी होती क्या है, जो स्टूडेंट नए होते हैं, क्या है क्लास, क्या पता कोई कैसा दिख रहा है, नया स्टूडेंट दिख रहा है या पुराना दिख रहा है, तो उन सबके लिए मैंने एक बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की क्लास में क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो देखते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी को हम सरल भाषा में समझें तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है यह एक स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप और हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, ओनली डिजिटल डेटा, याद रखना, फिजिकल डेटा नहीं, डिजिटल डेटा, जैसे कि फाइल्स, फोटोज, ग्राफिक्स और भी कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे जानेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी और मदरबोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। किसका होता है जी? सीपीयू और मदरबोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मेमोरी एक डिवाइस होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मुख्यतः यह दो प्रकार की होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, और वह दो प्रकार कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगा हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या जाना? मेमोरी वह होता है जिसमें आप डाटा स्टोर करके रखते हैं। सीपीयू और मदरबोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। अभी तक हमने जाना कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहां से देखेंगे बिट। बिट क्या है? बिट कंप्यूटर में डाटा नापने की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? बिट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिट हमारा क्या है? बिट कंप्यूटर में डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है ना। और बिट का आविष्कार किसने किया था? गोइटफ्राइड ने, लेबनिज ने किया था। किसने किया था? गोइटफ्राइड ने किया था। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ, और कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, उन पॉइंटों को भी जानते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट ये वाला, कि क्या है हमारा पॉइंट? हमारा पॉइंट है हमारा चार निबल। क्या है क्वेश्चन? क्या है? निबल 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? यहाँ पर पॉइंट है हमारा, निबल 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या? बाइट 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? किलोबाइट यानी केबी। केबी क्या है? किलोबाइट। 1024 बाइट के समूह को एक किलोबाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1024 बाइट्स के समूह को किलोबाइट कहा जाता है, और इसे केबी से दर्शाया जाता है। इसके बाद मेगाबाइट जान लेते हैं। 1024 किलोबाइट के समूह को मेगाबाइट कहते हैं। इसके बाद, और इसमें अंग्रेजी अल्फाबेट में बड़े एम कैपिटल से दर्शाया जाता है। देख लीजिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मेगाबाइट को 1024 किलोबाइट के समूह को एक मेगाबाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसे अंग्रेजी अल्फाबेट में बड़े अक्षर यानी बड़े कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, मेगाबाइट को। यहां तक सबका क्लियर हो गया है ना। अब थोड़ा और आगे चलते, देखिए ये फैक्ट है, इनको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जान लेते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या है? 1024 मेगाबाइट के समूह को, 1024 मेगाबाइट के समूह को एक गीगाबाइट कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में अल्फाबेट के बड़े यानी जी अक्षर से दर्शाया जाता है। यहां तक सबका क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। यहां से एक बार देख लेते हैं। यहां पर निबल क्या है? 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या है? बाइट। बाइट क्या? 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। किलोबाइट 1024 बाइट के समूह को किलोबाइट कहते हैं, जैसे केबी से दर्शाया जाता है। और मेगाबाइट 1024 बाइट्स के समूह को किलोबाइट किसे कहते हैं? 1024 बाइट के समूह को एक किलोबाइट कहते हैं। इसके बाद मेगाबाइट आ जाएगा। मेगाबाइट क्या? 1024 किलोबाइट के समूह को एक मेगाबाइट कहते हैं, जिसे कैपिटल में एम से दर्शाया जाता है। और इसके बाद गीगाबाइट क्या कह रहा है
दोस्तों, गीगाबाइट है। 1024 मेगाबाइट के समूह को 1 गीगाबाइट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, उस सारणी को और टेबल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है शॉर्टकट में, यहाँ पर कैसे दिया गया है, 4 बिट एक निबल होता है, ठीक है ना। 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चार जो बिट होते हैं वह मिलकर एक निबल बनाते हैं। और बिट बराबर क्या होता है, 0 या 1 होता है। इसके बाद 2 निबल या 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 MB मिलकर यानी मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाती हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाती हैं। 1024 टेराबाइट बनाकर 1 पेटाबाइट बनाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा और देखेंगे, 1024 पेटाबाइट मिलकर 1 एक्साबाइट बनाती हैं। और 1024 एक्साबाइट मिलकर 1 जेट्टाबाइट बनाती हैं। और 1024 जेट्टाबाइट बनाकर 1 योट्टाबाइट बनाती हैं। और 1024 योट्टाबाइट मिलकर 1 बुरंट बाइट बनाती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब, आपको मैंने क्रम बाय क्रम आपको समझा दिया। थोड़ा और आगे चलते हैं और जान लेते हैं मेमोरी के प्रकार। आखिर मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं ये भी जानेंगे। अभी मैंने सबसे पहले ऊपर आपको बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती थी। कौन सी, एक होती थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और उन्हीं को प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहते थे। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते थे, याद रखना। एक होती थी आंतरिक और एक होती थी हमारी, यहाँ पर एक मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है, आंतरिक मेमोरी को एक्सटर्नल और इंटरनल, हाँ 2 प्रकार की होती थी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले ये जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा रोम का फुल फॉर्म हो गया। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। रोम जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, इस तरह की मेमोरी डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें आप राइट नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है इस प्रकार के डाटा को आप केवल पढ़ सकते हैं। जो भी इस डेटा के अंदर जो ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, इसके अंदर जो भी डेटा मौजूद होगा वह केवल आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम इसको डिलीट कर दें और दोबारा इसमें कुछ डेटा और स्टोर कर दें तो वह आप रोम के अंदर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे, इस तरह की मेमोरी को बनाते समय ही डाटा प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रोम को जब बनाते हैं ना तो उसी टाइम उसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, और जो डेटा उस टाइम पे स्टोर हो जाता है वह फिर उस डेटा को आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। याद रखना, एक बार डेटा लिख जाने के बाद आप डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं, यह भी सुन लीजिए। एडिट भी नहीं कर सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते, ओनली पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोग्राम स्टोर करने के लिए विशेष प्रकार की मशीन और प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया है ना। चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। हमने रोम को जान लिया। रोम का फुल फॉर्म क्या था, रोम का फुल फॉर्म था रीड ओनली मेमोरी। और रोम क्या करती थी, इसमें डेटा को बनाते समय इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता था। उस डेटा को ना आप डिलीट कर सकते थे ना ही एडिट कर सकते थे। ये रोम का प्रकार हो गया। अब जानेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में भी जानेंगे ये क्या है हमारी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में की जाने वाली मुख्य मेमोरी का हिस्सा होता है। सबसे पहले रैम क्या है, रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है और मुख्य मेमोरी है, ठीक है ना। और जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, ठीक है ना। ये क्या रहती है, एक क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा ही बना सकता है कि उस मेमोरी का नाम बताइए जो सीपीयू या प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक होती है, तो वह रैम है दोस्तों हमारी, ठीक है ना। तो कनेक्ट होती है। रैम का उपयोग उसमें डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। जो डेटा सीपीयू से बतरीब ढंग से एक्सेस किया जाता है, रैम उस तरह की टेम्परी मेमोरी होती है और इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में आप जो भी कंप्यूटर पे अपने वर्क कर रहे होते हैं, या आप चाहे एमएस ऑफिस चला रहे हो, चाहे आप कोई फाइल्स खोले हो, तो वर्तमान समय में जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं वह जाकर रैम में स्टोर होता है। और लाइट चले जाने पर यह डेटा पूरा चला जाता है, याद रखना। क्योंकि रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। जब तक आपके पास लाइट रहेगी, बिजली उसमें जाती रहेगी, आपके कंप्यूटर में जब तक डेटा बना रहेगा। जैसे ही लाइट गई या आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ, ये सारा का सारा डाटा गायब समझो, ठीक है ना। हमने अभी तक क्या जाना, मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जान लिया। मेमोरी क्या थी, मेमोरी कैसे वर्क करती थी, मेमोरी के प्रकार जान लिए थे। अब हम थोड़े इनके क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अभी कुछ मैंने पढ़ा है, बाकी और आगे क्लास थ्योरिकल क्लास है, अब मैं थोड़ी आपको ज़्यादा देने का कोशिश करूँगा। अब थोड़े से ऑब्जेक्ट देख लेते हैं।
जो हमारा पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। तो देखते हैं इनके ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी डी रोम, बी हो जाएगा हमारा सी जी आर डब्ल्यू और हमारा सी हो जाएगा डी वी डी और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं हमारा इसमें से मैग्नेटिक क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने गए थे। तो देखिए सी डी रोम तो कर नहीं सकती, आपको मालूम है 600-700 MB इसमें आप लोग स्टोर कर सकते हैं सी डी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में जो गोल कलर की गोल होती है, आपने देखा होगा उसमें चलती थी। और इसके बाद सी जी आर डब्ल्यू इसका मालूम नहीं ये क्या है, क्योंकि इसमें सी जी होता तो देख लेते, इसमें सी जी लगा हुआ है। इसके बाद डी वी डी क्या ये भी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो क्या है, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है ऐसा कि जो मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा को स्टोर कर सके। आप इसके साथ थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, सर्च इंजन क्या होता है। अब हम जानेंगे आज सर्च इंजन क्या होता है। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ए हो जाएगा हार्डवेयर कंपोनेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक हो जाएगा एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, ये भी नहीं हो सकता। सी हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों की खोज करता है, ये हो सकता है। और डी देखते हैं एक मशीनरी इंजन होता है जो छोटी सी खोज करता है, बिल्कुल गलत है। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन वह होता है जो एक प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। ठीक है, क्लियर है। आप थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ए हो जाएगा हमारा इनपुट एक्सेस करना, बी हो जाएगा टेक्स्ट कॉपी करना, सी हो जाएगा डाटा प्रोसेस करना और डी हो जाएगा डाटा को स्टोर करना। तो देखिए इनमें से कंप्यूटर का एक कार्य कौन सा नहीं है, टेक्स्ट को कॉपी करना नहीं है। क्या नहीं है, टेक्स्ट को कॉपी करना नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट हो जाए। क्योंकि कॉपी देखिए दोस्तों, आपको खुद उसको माने उसको ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कंप्यूटर को, जब जाके कॉपी तो ऑटोमेटिक नहीं करता। बाकी इनपुट एक्सेस हो सकता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो टेक्स्ट मैक्स कॉपी करने का ये कंप्यूटर का एक वर्क नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग मन में क्वेश्चन दोगे सर ये कर तो लेते, कर तो आप करवाते हैं ना, इसलिए। अब इसके साथ हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। इसमें से केवल उस समूह को छांटना है जिसमें सारे डिवाइस, तीनों डिवाइस आउटपुट हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे आउटपुट है। ए हो जाएगा हमारा स्कैनर और बी हो जाएगा हमारा प्रिंटर और हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा हमारा मॉनिटर। तो देखिए स्कैनर तो हमारा एक क्या हो जाएगा, इनपुट ही हो जाएगा, ये तो खत्म है। इसके बाद कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड हमारा इंटर है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें ऑप्शन छांटने का प्रयास करें। इसके बाद माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक इनपुट है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है, आउटपुट चाहिए। तो इसमें लास्ट का जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर ये भी आउटपुट है, मॉनिटर ये भी आउटपुट है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं पांचवा क्वेश्चन। एक आउटपुट यानी निर्गम, निर्गम देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं आउटपुट को, निर्गम। एक निर्गम या आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है दोस्तों। ऑप्शंस देखेंगे इनके, हमारा ए हो जाएगा बीम प्रिंटर के रूप में, सी हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, सी हो जाएगा हमारा लेजर प्रिंटर के रूप में और हमारा डी हो जाएगा लाइन प्रिंटर के रूप में। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा लेजर प्रिंटर के रूप में। किसके रूप में, लेजर प्रिंटर के रूप में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके साथ हमारा अगला जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। इनमें से केवल लाइन प्रिंटर के बारे में छांटना है कि इनमें से जो ग्रुप है वह लाइन प्रिंटर कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो उनको छांटेंगे कि लाइन प्रिंटर का इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं इनके ऑप्शन। ये हो जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तो हो नहीं सकता है, मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। प्रिंटर और ड्रम, ये हमारा नहीं है। बी हो जाएगा ड्रम प्रिंटर, ये भी नहीं है। चैन प्रिंटर, हाँ ये एक ही है इसमें, तो प्रिंटर। इसके बाद हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा चैन या बैंड प्रिंटर, ये है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर, ये भी हमारा है और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर
हो जाएगा चेन या बैंड प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे क्या है, ये सिर्फ हमारे एक लाइन प्रिंटर के ग्रुप है, याद रखना दोस्तों। किसके ग्रुप है ये एक हमारे लाइन प्रिंटर के ग्रुप है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 7वां क्वेश्चन। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर यानी छापा या अक्षर किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के बिना बनाते हैं उसे कहते हैं। ए हो जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर, बी हो जाएगा हमारा इंपैक्ट प्रिंटर, सी हो जाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और हमारा डी हो जाएगा पेज प्रिंटर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये हो जाएगा देखिए दोस्तों लाइनक्स और हमारा बी हो जाएगा विंडोज। देखिए लाइनक्स भी नहीं है, विंडोज भी नहीं है और हमारा सी हो जाएगा ओपन सोर्स ये भी नहीं है और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई भी हमारा क्या नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम जानेंगे अपना 9वां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर और डीबगर्स क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। डीबगर्स क्या है, एक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या है। हमारा जो इसमें से क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स क्या है, डीबगर्स आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं ये बताना है इसमें। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर्स और डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं ये बताना है। ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और डी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारे सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर्स और डी वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। ओपन सोर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, आप देख लो यहाँ पर, फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है उसको हमको छांटना है और टिक करना है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा उबंटू SUSE, ये भी क्लियर है। ठीक है, और बी हो जाएगा हमारा SUSE और मैंड्रीवा और सी हो जाएगा उबंटू और डेबियन और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये कि ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बिल्कुल सही बातें हैं। चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में A2 और बीच में जो कॉमा लगा हुआ है बीच में, ठीक है ना, तो A2 A4 इंगित करता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बताएंगे, यहाँ डायरेक्ट केवल ऑप्शन देख लेते हैं। केवल सेल A3 भी हो जाएगा सेल A2 से A4 तक और सी हो जाएगा हमारा केवल A2 और A4 और इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेल A2 से सेल A4 तक के लिए। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 12वां क्वेश्चन क्या। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये हो जाएगा Ctrl+1, भी हो जाएगा Ctrl+E और हमारा सी हो जाएगा Ctrl+L और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+M। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+M के द्वारा आप पैराग्राफ इंडेंट बढ़ा सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो देखते हैं, ए हो जाएगा एक्सेस की, बी हो जाएगा लॉगिन की और सी हो जाएगा हमारा लॉग आउट की और डी हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेशन की। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इनमें से याद रखना ये, ठीक है ना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है। ये हो जाएगा स्टैटिक यानी आईपी, बी हो जाएगा डायनामिक, सी हो जाएगा यूनिक और हमारा यूनिक आईपी और हमारा लास्ट डी हो जाएगा कॉमन नेम और नंबर। हमारा जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यूनिक आईपी एड्रेस। क्वेश्चन क्या था, कौन सा आईपी एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है, याद रखना। तो कौन नहीं बदलता है, यूनिक आईपी। आईपी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यूनिक आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं बदलता है रोज, याद रखना। आज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एफटीपी का उपयोग होता है। तो एफटीपी का उपयोग बताना, ये हो जाएगा वेबसाइट डिजाइनिंग में बिल्कुल नहीं होता है और भी हो जाएगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए, ये भी नहीं होता है। सी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए ये होता है और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो
फाइल ट्रांसफर, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी एक और क्लास के साथ, तब तक दोस्तों आप लोग टाइपिंग कीजिए और नमस्कार दोस्तों।